हैं। यस, सॉलिड स्टेट से गैसेस स्टेट में जाने की कंडीशन को हम सब्लिमेशन कहते हैं। यश, सब्लिमेशन कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर तो एक फैक्टर है जिसकी वजह से स्टेट ऑफ मैटर चेंज होता है। यस आदित्य। हम्म। तो आज हम थोड़ा सा पहले ये देखते हैं कि एक्चुअल में जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी मैटर में हीट को, हाँ, टेम्परेचर जब इंक्रीज करते हैं तो वो मेल्ट क्यों होता है। यस बच्चे। When a solid is heated, the kinetic energy of its particles increase. Due to increase in kinetic energy, its particles start vibrating with greater speed. जब हम किसी भी मैटर में टेम्परेचर या उसको हीट करते हैं या टेम्परेचर उसका राइज करते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी पोजेस होती है। और उस काइनेटिक एनर्जी, आपको पता है काइनेटिक एनर्जी से पार्टिकल्स मूव करते हैं तो वो बहुत तेजी के साथ में मूव करने स्टार्ट हो जाते हैं, वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। इस तरह से देखो, फिगर में जैसे थोड़ा सा दिखाया हुआ है कि कम टेम्परेचर था तो पार्टिकल्स थोड़ा कम वाइब्रेट कर रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा हुआ तो पार्टिकल्स थोड़ा और ज़्यादा वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं, एंड लास्ट में टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हुआ तो पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि टेम्परेचर राइज होने से इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो खत्म होने लग जाता है। जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा उतना फ्रीली ये मूव करने लग जाएंगे। ये आपने पहले ही पढ़ा था। एक्सक्यूज मी। द एनर्जी सप्लाई बाय द हीट overcomes the forces of attraction between particles। जब हम एनर्जी सप्लाई करते हैं हीट के द्वारा तो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, वो खत्म होने लग जाता है, ओवरकम होने लग जाता है। The particles leave their position and start moving more freely. At a certain stage, solid melts and converted into liquid state. When we supply heat to liquid state, energy further to liquid, particles start moving even faster। पहले जब हम सॉलिड में हीट ट्रांसफर करते हैं, हीट के थ्रू एनर्जी ट्रांसफर करते हैं तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपना जो पोजीशन होती है उसको लूज कर देते हैं और इधर उधर फ्रीली मूव करने लग जाते हैं, जिससे कि वो लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं। और जब हम लिक्विड स्टेट में भी और हीट ट्रांसफर करते हैं तो उससे वो और भी ज़्यादा फ्रीली मूव करते हैं और क्या हो जाते हैं, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। At a certain temperature, a point is reached when the particles have enough energy to break free from the forces of attraction of each other। जो गैसियस स्टेट आती है उसमें यही होता है कि टेम्परेचर इतना रेज हो जाता है कि पार्टिकल्स के बीच में जो भी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थे वो पूरे तरीके से खत्म हो जाते हैं और वो बिल्कुल फ्रीली मूव करने लग जाते हैं। एट दिस टेम्परेचर द लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू गैस। इसी पॉइंट पर जो लिक्विड होता है वो गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ये आप सभी को पता था या नहीं भी पता था तो आप समझ आ गया कि किस तरह से जो हीट एनर्जी है वो सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने में हेल्प करती है। नो पीयूष, ऐसा नहीं हो सकता। आप मुझे एक पॉइंट बताओ। आपको, चलो पहला सेंटेंस पढ़ो और उसमें बताओ क्या चीज समझ नहीं आई। टेल मी। फर्स्ट सेंटेंस,
उसमें बताओ क्या समझ नहीं आया। When a solid is heated, the kinetic energy of its particles increase। इसमें बताओ क्या चीज समझ नहीं आई इस सेंटेंस में। बताइए बताइए। डोंट यू नो काइनेटिक एनर्जी नहीं पता? ओके देन आप ये बोलो कि सर मेरा इंटरनेट रुक गया था इसलिए मैं समझ नहीं पाया। आप ये मत बोलो कि मुझे सर कुछ भी समझ नहीं आया। दोनों में बहुत डिफरेंस है बच्चे। प्लीज बी क्लियर। इसमें मैंने सिर्फ यही बताया है कि जब हम किसी भी मैटर को हीट अप करते हैं तो उसके अंदर जो एनर्जी जाती है हीटिंग की वजह से, उससे मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो फ्रीली मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। मोर द टेम्परेचर लेस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मीन्स जितना ज्यादा आप टेम्परेचर दोगे, जितना हीट अप करोगे, जितनी एनर्जी उन पार्टिकल्स को मिलेगी, उनसे उनके बीच में जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज्यादा इंक्रीज होती चली जाएगी, जिसकी वजह से वो अपनी पोजीशन लूज कर देते हैं और फ्रीली मूव होना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी की वजह से उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, जो हमने हीट उसमें ट्रांसफर करी, उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने की वजह से उसके जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है। जब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन धीरे धीरे कम होगा तो पार्टिकल्स एक दूसरे से जुड़े रहने की जगह वो फ्रीली मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। सॉलिड काइनेटिक एनर्जी नहीं प्रोड्यूस करते। सॉलिड्स के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है। तो पीयूष, जब वो पार्टिकल्स एक ऐसी स्टेट पर आ जाते हैं जहां पर हमने बहुत हीट अप किया उस सॉलिड को, और वो पहले सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ उन पार्टिकल्स की फ्रीली मूव होने की वजह से, और उसमें अगर हम हीट ट्रांसफर करेंगे तो एक ऐसी स्टेज आएगी जब उन पार्टिकल्स के बीच में बिल्कुल भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं रहेगा। उस केस में वो पार्टिकल्स फ्रीली मूव करने लग जाएंगे, मींस गैसियस स्टेट में आ जाएंगे। तो सिंपल सा जो इसका फंडा है वो ये है, जब आप हीट करते हो, यस, जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी उतना कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स होगा, क्योंकि वो मूव करेंगे वाइब्रेट करेंगे तो उसकी वजह से उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता चला जाएगा, और जितना वो फ्रीली मूव करेंगे उतनी ही वो ज्यादा फ्लूइड कंडीशन में आते चले जाएंगे। फ्लूइड मीन्स बहने वाली कंडीशन। पहले वो लिक्विड में और फिर लिक्विड से गैस में। है ना? तो आपको बस यही ध्यान रखना है कि हीट जब हम ट्रांसफर करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है और पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है। दैट कॉजेस सॉलिड टू गैसियस, पहले लिक्विड फिर गैसियस स्टेट। और किसी को कुछ समझ नहीं आया तो प्लीज आस्क मी। गुड। और एनीवन एल्स? कूल। आज कौन कौन नहीं आए? आस्था इज हियर, आरना, आदित्य, मुकुंद, पीयूष, श्रेयस, तन्वी, यश। संस्कृति इज नॉट हियर। ओके। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट। आगे जो हम टॉपिक करने वाले हैं थोड़ा सा इजी भी लग सकता है और मुश्किल भी। मुश्किल एज इन समझने में हो सकता है थोड़ी सी कंफ्यूजन हो। मैं मुश्किल एज इन डिफिकल्ट नहीं, बट कंफ्यूजिंग हो सकता है थोड़ा सा। तो ध्यान से देखना जो भी लिखा होगा। अभी फिलहाल तो हम डिफरेंट स्केल्स ऑफ टेम्परेचर देखेंगे।
जो मैंने आपसे लास्ट क्लास में पूछे भी थे। इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन टेम्परेचर ऑन फिजिकल स्टेट। कि फिजिकल स्टेट में ये आप सभी को पता है, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। स्टिल जस्ट एक डायग्राम अगर आपके वो एग्जाम में टेस्ट में आता है तो आप किस तरह से शो कराओगे कि टेम्परेचर का जो इफेक्ट होता है उसकी इक्वेशंस बताइए, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। इक्वेशन फॉर्म में उसको रख के दिखाइए। तो सबसे पहले सॉलिड से लिक्विड स्टेट में जाता है। आप सबको पता है कि सॉलिड से अगर हम इसको हीट करेंगे तो उस प्रोसेस को मेल्टिंग बोलते हैं, जिससे वो लिक्विड स्टेट में चला जाता है ना। सॉलिड से जब लिक्विड स्टेट में जाता है तो उसको हम मेल्टिंग बोलते हैं। और वाइस वर्सा, जब लिक्विड स्टेट से हम कूल करेंगे उसे, जिसको हम फ्रीजिंग बोलते हैं, तो वो सॉलिड स्टेट में चला जाता है। ये सभी को पता है, यस और नो? एक्सक्यूज मी, थोड़ी सी मुझे बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, तो थोड़ा रुक रुक के बोलूंगा। प्लीज कोप अप विद दैट। सेकंड वन, लिक्विड स्टेट से वेपर और गैसियस स्टेट में। ये भी आपको पता है, जब लिक्विड स्टेट होती है तो उसको हम हीट करते हैं। और वो पॉइंट जहां पर वो वेपर्स या गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट, है ना। जब लिक्विड को हम बॉईल करते हैं, मींस हीट करते हैं, तो वो वेपर या गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। एंड वाइस वर्सा, जब वेपर्स को या गैसेस स्टेट को हम कूल करते हैं, जिसे हम कंडेंसेशन बोलते हैं, तो वो लिक्विड स्टेट में आ जाता है। ये भी सभी को पता है। किसी को कोई डाउट इसमें, सेकंड वाले में, फर्स्ट वाले में, किसी में भी? ऑल क्लियर? ये लिखने के लिए आ जाता है एक्चुअली टेस्ट में, इसीलिए मैंने आपको बताया, शायद आपकी बुक में भी दिया हुआ है। थर्ड वन इज सॉलिड स्टेट से सीधे गैसीय स्टेट में, जिसको हम सब्लिमेशन बोलते हैं। तो सॉलिड स्टेट से जब हीटेड होता है कोई कोई, ये हर एक में नहीं होता है, आपको पता है, ये डिपेंड करता है मैटर टू मैटर। तो सॉलिड स्टेट से जब हीट अप होता है, जिसको हम सब्लिमेशन बोलते हैं, तो वो गैसीय स्टेट में चला जाता है। और वाइस वर्सा को भी हम सब्लिमेशन ही कहते हैं। यहाँ पर हम डिफरेंट डिफरेंट नेम्स यूज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर सॉलिड से गैसियस एंड गैसियस से सॉलिड, दोनों ही प्रोसेस को हम सब्लिमेशन बोलते हैं। सॉलिड से अगर वो गैस स्टेट में जाएगा हीट करने पर, तो उसको भी हम सब्लिमेशन बोलेंगे। और जब गैसियस स्टेट को कूल करने पर हम सॉलिड बनाएंगे, उसको भी हम सब्लिमेशन ही बोलते हैं। फाइन, क्लियर है ये सभी को? ये मुश्किल तो कुछ भी नहीं है इसमें। स्टिल अगर किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो। सब्लिमेशन आप सभी को पता है, कंडेंसेशन भी आप सभी को पता है, बॉइलिंग भी पता है, फ्रीजिंग भी पता है, और मेल्टिंग भी पता है। एक बात और, मेल्टिंग को यस, ड्राई आइस इज एग्जाम्पल सॉलिड टू गैसियस स्टेट में जाने का। एंड हाँ, मैं बोल रहा था कि मेल्टिंग को डिफ्यूजन भी बोलते हैं, हाँ। यस, मेल्टिंग को डिफ्यूजन भी कई जगह लिख सकते हैं, तो आप कंफ्यूज नहीं होना। वो हम पढ़ेंगे कि क्यों, कब, कैसे। ठीक है, तो पीयूष किस चीज का बताओ? सॉलिड स्टेट से देखो गैसीय स्टेट में सीधे जाने का एग्जांपल मैंने लास्ट क्लास में भी दिया था। कैम्फर होता है, जैसे कपूर जिसको बोलते हैं। कपूर को जब आप हीट अप करते हो तो वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता, वो डायरेक्ट क्या होता हो जाता है? इवेपोरेट हो जाता है, गैसीय स्टेट में चला जाता है ना। देखा है आपने, कपूर तो देखा होगा। यस, तो दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन, मीन सॉलिड से वो सीधे गैसेस स्टेट में जा रहा है। और सिमिलरली ड्राई आइस अगर आपने देखी होगी, ड्राई आइस को जब आप रखते हो, वो थोड़ा सा ज्यादा टेम्परेचर में आती है, तो वो भी सॉलिड से गैसेस स्टेट में चली जाती है। यस आदित्य, ड्राई आइस एक्चुअली CO2। आदित्य, इज इट CO2?
आर यू श्योर? हाँ, तो ऐसे ही एग्जांपल्स हैं। जस्ट जस्ट अ मिनट। नो यश, नॉट हाइड्रोजन। हाँ आदित्य, ठीक है। सिल्वर। यश, सिल्वर कैसे सॉलिड से सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाती है? हाँ। नो। नो। नो पीयूष। कोल की एक अलग वो होती है, प्रोसेस होती है, और उसको आप जब हीट अप करते हो तो वो कोल से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट नहीं होता। उसमें और भी चीजें निकलती हैं, इफ यू नो, वी गेट मोर प्रोडक्ट्स। चलिए। नो, नॉट आयरन बच्चे, नॉट एट ऑल। आप खुद ही सोच के देखो। यस, एलपीजी में भी एन एग्जांपल ऑफ दैट। जब आप एलपीजी आपके घर में आती है तो वो लिक्विड फॉर्म में होती है। क्यों होती है? क्योंकि उस गैस को बहुत ज्यादा कंप्रेस करके, कंडेंस करके रखा जाता है कंटेनर में, जिसकी वजह से वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। हम्म। ये एग्जांपल हमेशा देते हो तुम, हाँ। हाँ जी। चलो, स्केल्स ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर। आप सभी को पता है, फिर से बताओ एक बार कि व्हाट आर स्केल्स ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेजर करने के क्या क्या स्केल्स हैं? आपने मुझे लास्ट क्लास में बताया था, अगेन बता दो। यस, सारे बताने हैं। यस यस यस। यस। यस पीयूष। यस आदित्य। ठीक है, और? यस श्रेयस। ठीक है। केल्विन, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट की प्रोनाउंसिएशन सब अलग अलग करते हैं, तो इसमें आप ये मत सोचना सर कुछ और बोल रहे हैं, हम कुछ और बोलते हैं। स्पेलिंग सही होने चाहिए, ठीक है। फ़ारेनहाइट भी बोलते हैं, फ़ारेनहाइट भी बोलते हैं, फ़ारेनहाइट भी बोलते हैं। सो डिपेंड्स ऑन एक्सेंट। एनीवेज, सो केल्विन, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट आर थ्री स्केल्स जिससे हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। लेकिन इन तीनों में एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर हम किसको मानते हैं? एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर हम तीनों को तो नहीं मानते। यस आदित्य। एसआई यूनिट जो होती है वो एक ही है, जो कि है, नो पीयूष, दैट इज केल्विन। यस यस। केल्विन इज एसआई यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर। ठीक है। नाउ देयर आर थ्री स्केल्स ऑन विच द टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम कैन बी मेजर्ड। दीज आर नोन एज सेल्सियस स्केल, जिसको हम डिग्री सेल्सियस बोलते हैं। देन वी हैव फ़ारेनहाइट स्केल, which is डिग्री फ़ारेनहाइट। एंड देन वी हैव केल्विन स्केल, जिसको हम जस्ट केल्विन के से डिनोट करते हैं, इसमें डिग्री नहीं होता, जस्ट केल्विन। तो वी हैव दीज थ्री मेजरमेंट करने के स्केल्स टेम्परेचर को। इनमें डिफरेंस इस फिगर से दिख सकता है, आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि जब 0 डिग्री सेल्सियस होता है, आप डिग्री सेल्सियस पर देखो, जब 0 डिग्री सेल्सियस होता है तो उस वक्त जो टेम्परेचर केल्विन स्केल पर वो 273 केल्विन होता है, और जो फ़ारेनहाइट होता है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। यहाँ से आप देख सकते हो 273 केल्विन
0 डिग्री सेल्सियस के इक्वल होते हैं, और 0 डिग्री सेल्सियस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल होता है। यहाँ पर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से भी दिया हुआ है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर अगर आपका 98.6 डिग्री है, आप जो थर्मामीटर में देखते हो कि 98.6, वो डिग्री सेल्सियस नहीं होता है। अगर आपको 102 डिग्री फीवर है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है 102 डिग्री सेल्सियस है, नहीं, वो फ़ारेनहाइट में होता है। 102 डिग्री सेल्सियस पे तो बॉयल होने लग जाएगा ऑब्वियसली, आपका जो अंदर का जो भी फ्लूइड होगा। सो वो हम फ़ारेनहाइट में ही मेजर करते हैं, बॉडी टेम्परेचर जो नॉर्मल आपका होता है। अगर आप डिग्री सेल्सियस पे उसको देखोगे तो डेट इज 37 डिग्री सेल्सियस, एंड कैल्विन स्केल पर देखोगे तो डेट इज 310 कैल्विन स्केल। सो 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट जो है उसके हिसाब से भी दिखाया हुआ है। अगर 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर बॉईल करता है तो उस वक्त जो कैल्विन स्केल पर टेम्परेचर होता है वो 273 कैल्विन होता है, एंड फ़ारेनहाइट में वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, इसमें ज्यादा समझने की जरूरत आपको नहीं है। आपको सिर्फ समझना क्या है कि अगर डिग्री सेल्सियस से आपको डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो वो कैसे करोगे, या कैल्विन में कन्वर्ट करना है तो वो कैसे करोगे, क्योंकि जब न्यूमेरिकल्स आएंगे तो उसमें हम जो कैलकुलेशंस करते हैं उसमें हमें कैल्विन की जरूरत पड़ेगी। तो क्वेश्चन में आपको डिग्री सेल्सियस में दिया होगा शायद, हो सकता है टेम्परेचर, तो आपको वो कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद में आप अपनी कैलकुलेशंस करोगे। तो आपको ये याद रखना है, ध्यान रखना है कि तीनों में डिफरेंस एक्चुअल में कितना है और क्या है, जिसके लिए ये आगे स्लाइड में छोटा सा फॉर्मूला शीट टाइप दी हुई है। यहाँ पर अगर आपको टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल दिया हुआ है, सॉरी, हाँ, टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल दिया हुआ है, उसको आपको केल्विन स्केल में अगर कन्वर्ट करना है, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो आप सिर्फ क्या करोगे, डिग्री सेल्सियस में 273.16 ऐड कर दोगे। ये एग्जैक्ट केल्विन है जो 0 डिग्री सेल्सियस के इक्वल होता है। ठीक है, तो अगर आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है टेम्परेचर को, जिसको हम कैपिटल टी कैपिटल के से डिनोट करते हैं, किसको, डिग्री सेल्सियस को अगर ध्यान रखना, फ़ारेनहाइट को नहीं, डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में कन्वर्ट करना है तो आप सिर्फ डिग्री सेल्सियस में 273.16 ऐड कर देंगे। ठीक है, किसी को यहाँ पर कोई डाउट? सपोज करो मैंने आपसे बोला कि 20 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू कितने कैल्विन, तो आप बताओ मुझे जरा, 20 डिग्री सेल्सियस में कितने कैल्विन होंगे? यस आदित्य, करेक्ट। और बच्चे बताओ जल्दी जल्दी, 20 डिग्री सेल्सियस में कितने कैल्विन होंगे? एग्जैक्ट बताओ बच्चे। पीयूष, जो फॉर्मूला में लिखा है, यस तन्वी, ठीक है, यस पीयूष, करेक्ट। आरना, आस्था, मुकुंद, यश, सामने ही फॉर्मूला लिखा है, जल्दी से करो। आपको सिर्फ क्या करना है, डिग्री सेल्सियस में 273.16 ऐड करने हैं, उसमें भी इतनी देर। यस पीयूष, इसको तो सॉल्व करके देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐसे ही बता सकते हो ऐड करके, इतना टाइम क्यों ले रहे हैं? जल्दी जल्दी बताइए। अच्छा, माइनस, यस मुकुंद, -15 डिग्री सेल्सियस है, तो उसमें कितने कैल्विन होंगे?
नो यश, डेसिमल का एडिशन नहीं आता तुम्हें? हाँ, डेसिमल से पहले की वैल्यू डेसिमल से पहले वालों में ऐड करते हैं, बाद में नहीं। यस आस्था, यस आदित्य, करेक्ट। -15 डिग्री सेल्सियस में कितने केल्विन होंगे? यस तन्वी। चलो ठीक है। यश देखो बच्चे, 20 डिग्री सेल्सियस था, यस मुकुंद। माइनस नहीं आएगा पीयूष, माइनस नहीं आएगा। आपको सिर्फ क्या करना है, -15 +273.16, तो आंसर क्या आएगा? ओके पीयूष, फिर ठीक है। आई थॉट माइनस प्लस में मिस्टेक। यश देखो, 273.16 में डिग्री सेल्सियस ऐड करते हैं। 20 डिग्री सेल्सियस है तो 20 डेसिमल से पहले वाले में ऐड होगा, पॉइंट के बाद वाले में नहीं है, पॉइंट में नहीं है। तो आंसर क्या आएगा? 293.16। ठीक है, एडिशन सब्सट्रैक्शन ठीक से करो। यस आस्था। आरना तुम भी जवाब नहीं दे रहे हो, आज क्या हुआ? क्लास में नहीं हो? एक बार यस बोलो अगर क्लास में हो और सुन रहे हो सारी बातें मेरी, चुपचाप। चलो गुड, समझ आ रहा है। चलो ठीक है। तो ये तो हुआ कैल्विन को, डिग्री सेल्सियस को कैल्विन में कन्वर्ट करने के लिए। अब टेम्परेचर सेल्सियस स्केल पर दिया हुआ है, सॉरी कैल्विन स्केल पर दिया हुआ है और आपको सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है। कैल्विन से सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए ऑब्वियसली आप उसका ऑपोजिट कर दोगे। जो भी आपको स्केल टेम्परेचर दिया हुआ है कैल्विन में, उसमें से आप 273.16 माइनस कर दोगे। ऊपर वाले ही फॉर्मूले से ट्रांसपोज करके ये फॉर्मूला बना है। हमने सिर्फ क्या किया, टेम्परेचर ऑफ कैल्विन को इधर ले गए तो नेगेटिव हो गया, है ना, या इसको इधर ले गए तो ये नेगेटिव हो गया और ये यहाँ पर बच गया। सो इसमें बस आपको 273.16 माइनस करना है। बस ये ध्यान रखना है आपको कि कैल्विन में कन्वर्ट करने के लिए आप डिग्री सेल्सियस में 273.16 ऐड करोगे, और सेल्सियस से, सॉरी, कैल्विन से सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए, कैल्विन से, पीयूष, अगर आपको कोई टेम्परेचर केल्विन में दिया हुआ है और आपको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो आप उसमें से 273.16 माइनस कर दोगे। सपोज करो आपको दिया हुआ है 1038.16 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करो। ठीक है, तो आप बस क्या करोगे, टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल क्या है, ये रहा, इसमें से क्या माइनस करोगे, 273.16 माइनस करोगे तो क्या आंसर बचेगा? 765। यस, नाउ यू गॉट इट पीयूष, समझ आ गया? हाँ इजी है, बिल्कुल है, बट याद रखना है ये, है ना। सामने जब फॉर्मूला होता है इट लुक्स इजी, बट समटाइम्स हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको किस में कन्वर्ट करना था, जिसमें हमें प्लस करना था या माइनस करना था। वो चीज ध्यान रखनी है। हालांकि इतने ऐसे क्वेश्चंस आते नहीं है जिसमें आपको ये इतनी इजी कैलकुलेशंस देंगे। स्टिल यू शुड नो बेसिक्स ऑफ टेम्परेचर या कन्वर्जन। नाउ लास्ट में आता है डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का रिलेशन, कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में क्या रिलेशन होता है। ये आपकी मैथ्स की बुक में भी आएगा क्वेश्चन, और अभी भी आपको मैं दिखा रहा हूँ। फ़ारेनहाइट में अगर आपको कन्वर्ट करना है सेल्सियस को, फ़ारेनहाइट और केल्विन का डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ है। आपको अगर केल्विन में टेम्परेचर दिया है तो आप पहले उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करोगे, और सेल्सियस में कन्वर्ट करने के बाद में आप उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। यहाँ पर बस आपको डिग्री सेल्सियस के प्लेस पर
टेम्परेचर रखना है डिग्री सेल्सियस स्केल का, और आपको फ़ारेनहाइट मिल जाएगा। सपोज करो आपको कन्वर्ट करना है आज, सपोज 41 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है आउटसाइड, एंड आई वांट टू नो कि फ़ारेनहाइट में कितना होगा। जो बाहर कंट्रीज हैं वहां पर मोस्टली फ़ारेनहाइट में ही मेजर करते हैं। तो आप सीधे क्या करोगे, यहाँ 41 की जगह 45 ही लिखता हूँ, थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस के प्लेस पर हम 45 पुट कर देंगे, देन वी विल एट 32। 5 9s आर 45 होते हैं, 9 9s आर 81, 81 प्लस 32 कितना हो जाएगा, 2 + 1 3, 8 + 3 11, 113 डिग्री फ़ारेनहाइट। जब 45 होगा, आदित्य आई थिंक तुमने 41 से निकाला है, करेक्ट होगा। मैंने 45 कर दिया था उसे कन्वीनियंट बनाने के लिए, बट यस गुड, कोई बात नहीं, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। सो फ़ारेनहाइट में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो आप डिग्री सेल्सियस में पहले कन्वर्ट करोगे, और उसके बाद में फ़ारेनहाइट में। जैसे सपोज करो आपको क्वेश्चन दिया गया 300.16 कैल्विन को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करो। तो आप पहले इसको सेल्सियस डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करोगे। डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसमें से 273.16 माइनस करूंगा, है ना। 10 - 3 7, 9 - 7 2, 27 आंसर आएगा। 27 डिग्री सेल्सियस हो गए। अब 27 डिग्री सेल्सियस को मैं इस फॉर्मूले में रख दूंगा तो मुझे फ़ारेनहाइट की वैल्यू पता चल जाएगी। इस तरह से इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास फ़ारेनहाइट की वैल्यू आ जाएगी। तो ध्यान रखना है, कैल्विन से डायरेक्ट फ़ारेनहाइट में नहीं कन्वर्ट कर सकते आप, पहले डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करोगे, उसके बाद डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में। क्लियर है। ये फॉर्मूलाज आपको लिख लेने हैं, वैसे स्लाइड्स अपलोड करूंगा, ये आपकी बुक में भी दिया होगा, बस आपको याद रखने हैं। ठीक है, किसी को कोई डाउट इसमें फिलहाल? चलो तो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आप करके दिखाइए। विदाउट, एक्सक्यूज मी, चलो ये 20 डिग्री वाला ही है। The room temperature on Celsius scale is 20 degree Celsius. Convert it into other two scales of measurement. 20 डिग्री सेल्सियस आपको दिया हुआ है, तो एक तो आप इसको केल्विन में कन्वर्ट करो और दूसरा फ़ारेनहाइट में। टेक योर टाइम, नॉट मच, 2 और 3 मिनट्स ज्यादा से ज्यादा। ट्राई इट आउट। कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना प्लीज, ध्यान से करो, लेकिन कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। करो, चलो तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। वाटर ब्रेक फॉर मी। थैंक यू। यस बच्चे, फ़ारेनहाइट एंड कैल्विन दोनों में, हाँ। ओके आदित्य, आस्था। ओके, चलो मैं भी, मुझे आंसर नहीं पता है, मैं जस्ट पूछ रहा हूँ आपसे। मैं भी खुद करके देखूंगा अभी, तो पता चलेगा। हाँ, ये तो कैल्विन वाला तो ठीक है, ये पहले भी आप लोग करके दिखा चुके हो। यस, हाँ कैल्विन वाला ऑलमोस्ट सभी का सही है। ये अभी हमने किया भी था सेम 20 डिग्री सेल्सियस को। फ़ारेनहाइट में भी कर लीजिए, फ़ारेनहाइट में
किसी किसी ने दे दिया है आंसर। ठीक है ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट। ठीक है, चलो देखते हैं एक बार, जिस जिसको नहीं समझ आया। यस आदित्य, तो आपने क्या लिखा था आदित्य? हाँ नहीं, 828 नहीं होगा। 20 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में करने के लिए हम इसमें कितना ऐड करेंगे बताइए? 273.16, यस। 273.16 plus 20, which gives us 293.16 केल्विन। ठीक है, ये तो इजी था। नाउ फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस मीन्स 20 प्लस 32। तो 5 4s are 20, 9 4s are 36 plus 32, that gives us 68 डिग्री फ़ारेनहाइट, यस। तो इजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आता है तो आप एग्जाम में कराओगे, टेस्ट में 1 मार्कर होगा अगर आया भी तो। किसी को डाउट है कुछ भी कैलकुलेशन में, पूछ लो। ठीक है। अ, चलो आज का लास्ट टॉपिक ये और पढ़ लेते हैं, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट के बारे में आप सभी को पता है। लेटेंट मीनिंग होता है हिडन कोई चीज, और हीट ऑब्वियसली हीट। तो ऐसी हीट जो हिडन होती है, हिडन ऑब्वियसली कोई भी हीट हमें दिखाई नहीं देती है। यहाँ हिडन का मीनिंग है जिसको हम थर्मोमीटर से भी कैच ना कर पाए, ऐसी हीट। सभी ने सुना है लेटेंट हीट के बारे में? यस और नो? ओके, छोटे से एग्जाम्पल के साथ में बता देता हूँ। सपोज आप जब आपको ये तो पता है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? सभी को पता है बॉइलिंग पॉइंट? ऐसा पॉइंट जहां पर वाटर बॉईल होके वेपराइज्ड होना शुरू हो जाता है।
जानते हैं ये तो। और क्या होता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, क्या होता है, चलो ये बताओ। यस आदित्य, और बच्चे बताइए, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। यस, 100 डिग्री सेल्सियस। तो अगर 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर बॉईल होकर इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाता है, मीन्स गैस बनना स्टार्ट हो जाता है, तो नीचे से जब हीट जाती रहती है, तो बाकी का टेम्परेचर राइज क्यों नहीं होता। वो वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर ही क्यों रुक जाता है, उसके ऊपर उसका टेम्परेचर क्यों राइज नहीं होता। आप इसको चेक करके भी देख सकते हो। जब आप वाटर को बॉईल करोगे तो वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर ही रुक जाएगा, उससे ऊपर उसका टेम्परेचर नहीं जाएगा। तो बाकी जो हीट जा रही है उसके अंदर, वो कहाँ गायब हो गई, वो कहाँ जा रही है। आप तो नीचे से कॉन्टिन्यूसली उसे गर्म कर रहे हो, तो टेम्परेचर राइज होता चले जाना चाहिए। बट वो टेम्परेचर राइज नहीं होता है, एक पॉइंट पर आकर जहाँ पर इवेपोरेशन स्टार्ट हो जाता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, उसके बाद में टेम्परेचर राइज होना कम खत्म हो जाता है उस वाटर का। और आप कितना भी उसके नीचे आग लगाओ, कुछ भी हीट अप करो, वो 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि उसकी जो वो हीट होगी बाकी की, वो, हाँ, वाटर वेपर्स जो बन रहे हैं उसके अंदर ट्रांसफर होकर निकलनी शुरू हो जाती है। और हाँ, मीन्स वो एनर्जी जो है वो यूज हो रही है, वो यूज हो रही है स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करने में। यस, वो मैटर को लिक्विड स्टेट से गैसीय स्टेट में कन्वर्ट करने में यूज हो रही है, और वो हीट फिर ट्रांसफर हो जाती है उस गैसीय स्टेट में। दैट्स वाई जो वाटर का टेम्परेचर है वो राइज नहीं होता है। वो सारी एनर्जी कहाँ पर यूज हो रही है, स्टेट को चेंज करने में। यस, चाहे वो सॉलिड टू लिक्विड हो या लिक्विड टू गैस हो। तो जब भी स्टेट ऑफ मैटर चेंज होता है, उसमें लेटेंट हीट का यूज होता है। टेम्परेचर राइज नहीं होगा, लेकिन उस टेम्परेचर की जरूरत होगी उस मैटर के स्टेट को चेंज करने में। उसी को हम लेटेंट हीट कहते हैं, क्योंकि इसको हम थर्मोमीटर से डिटेक्ट नहीं कर सकते, हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट से डिटेक्ट नहीं कर सकते। सपोज आइस क्यूब है, आइस क्यूब जब वाटर में कन्वर्ट होता है, सभी को पता है कि आइस क्यूब कितने डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, मिनिमम। यस तन्वी। 0 डिग्री सेल्सियस इज द करेक्ट आंसर। उसी पर वो सॉलिड फॉर्म में भी होना स्टार्ट होता है जब वाटर लिक्विड होता है, और जब सॉलिड होता है तो लिक्विड स्टेट में भी कन्वर्ट होना उसी टेम्परेचर पर होता है। तो जब आइस क्यूब मेल्ट होता है, आप अगर उसको गर्म करोगे तो आइस क्यूब का टेम्परेचर राइज नहीं होगा। आइस क्यूब क्या होगा, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। आइस क्यूब ऐसा तो नहीं, आइस क्यूब की तरह ही रखा रहेगा, लेकिन उसका टेम्परेचर राइज हो जाएगा। मीन्स आप एक गर्म आइस क्यूब बना सकते हो। इज इट पॉसिबल कि आप एक हॉट आइस क्यूब बना सको। वो मेल्ट हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो आपने हीट दी वो उसके सॉलिड स्टेट को लिक्विड स्टेट में यूज करने में चली गई। उसी हीट को, उसी एनर्जी को हम लेटेंट हीट बोलते हैं। इसके लिए मुझे आपको और भी एग्जांपल देने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने बोला था थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। लेट्स डू वन थिंग, इसको हम नेक्स्ट क्लास में ही कंटिन्यू करते हैं स्टार्टिंग से। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको और एग्जाम्पल देकर तब आपको समझाऊंगा, तो अच्छे से समझ आ जाएगा। क्योंकि अभी मैंने स्टार्ट किया तो ये 10th वाले स्टूडेंट्स भी आ गए हैं, इनकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, तो मुझे बीच में छोड़ना होगा, जो मैं नहीं चाहता किसी भी टॉपिक को बीच में छोड़ना। तो आज बस इतना ही पढ़ते हैं।
मैथ्स की क्लास वही मंडे को होगी, और इंशाल्लाह अगर मेरी तबीयत ठीक रही तो मैं कल को भी आपको क्लास शायद दे पाऊँ। एक मैं पोस्ट कर दूंगा ग्रुप पर। फाइन, थोड़ा सा रिवाइज कर लेना जितना हुआ है। एंड बाकी सेफ रहो, हेल्दी रहो, खुश रहो, काम करते रहो, पढ़ते रहो। एंड जिसने फी सबमिट नहीं करी है, फी सबमिट कर देना। थैंक यू तन्वी। जा सकते हो नाइन्थ वाले स्टूडेंट्स अभी के लिए। बाय बाय।